नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लें द्विवेदी युग का प्रारंभ। इसके जो प्रवर्तक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उनके विराट व्यक्तित्व को देखकर ही उनके नाम पर ये इस काल का नामकरण किया गया। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक मानी गई है और 1903 में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। उसके संपादक 1903 में बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के विकास को अधिक महत्व दिया। उन्होंने समकालीन साहित्यकारों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और खड़ी बोली को साहित्य में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। इनके अलावा इनके सहयोगी इनके मंडल के जो साहित्यकार हैं उनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथुराम शर्मा, शंकर आदि प्रतिष्ठित कवि रहे और उन्होंने हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को परिष्कृत करने का कार्य किया और अच्छी अच्छी रचनाएं हिंदी साहित्य को दी हैं विभिन्न कवियों के द्वारा। और द्विवेदी युग के कवियों ने समकालीन समाज में बहुत सारे वैचारिक क्रांति लाई। उन वैचारिक क्रांतियों को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे जो द्विवेदी युग की विशेषताएं कहलाती हैं। क्रमवाइज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द्विवेदी युग की विशेषताओं में, वो है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना द्विवेदी युग के जो कवि हैं उन्होंने भारत के अतीत का गुणगान किया और आर्यों की संस्कृति के बारे में जनमानस को परिचित कराया और आर्यों की संस्कृति को देखते हुए जो भारतीय हैं जो उस वक्त गुलाम थे अंग्रेज़ों के, उनको क्रांति के लिए प्रेरित किया, राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। और वे स्वयं भी क्रांति में भाग ले रहे थे उस वक्त के समकालीन साहित्यकार। और द्विवेदी युग के जो कवि हैं उन्होंने राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार किया। उनका जो मूल स्वर था वो राष्ट्रीयता की भावना ही थी। इसके अलावा जो समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी उनका भी उन्होंने विरोध किया और अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। आइए हम उदाहरण देखते हैं जो मैथिली शरण गुप्त जी का उदाहरण है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। यहाँ पर पंक्तियों में जो भारत की प्राचीन
दशा थी आर्यों के समय, उसकी ओर संकेत किया कि हम क्या थे और क्या हो गए, और हमें विभिन्न समस्याओं को विचारना भी चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने संदेश दिया है। अगला जो उदाहरण है वो देखिए, इसमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया गया है। देशभक्त वारों मरने से कभी न डरना होगा, देशभक्त वारों मरने से कभी न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये कवियों ने भारत के जो देशभक्त थे और भारत के लाडले सपूत थे, भारत माता के लाडले सपूत थे, उनको क्रांति के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मरने से भी नहीं डरना होगा। और इस देश की वेदी पर बहुत सारे शहीदों को बलिदान होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें क्रांति की ज्वाला को हमेशा जलाए रखनी है। अगली पंक्तियां देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, जो मुझे भी बहुत प्रिय हैं। समकालीन भारत में ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां रही। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में देश प्रेम नहीं है तो वो नीरा पशु के समान विचरण करने वाला है, वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। अगली जो द्विवेदी युग की विशेषता है वो है इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता इतिवृत्तात्मकता भी मानी गई है। इतिवृत्तात्मकता के अंदर एक प्रबंध काव्यों की रचना ज़्यादा हुई है। इतिवृत्त का मतलब होता है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। इसमें विभिन्न प्रकार के वस्तु वर्णन है, नदी, पहाड़, प्रकृति, उत्सव आदि का वर्णन क्रमबद्ध किया गया है। आख्यान अर्थात कथा, इनमें कथाओं का भी समावेश हुआ है। मूल रूप में प्रबंध काव्य को महत्व दिया गया है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हमारे साहित्य में कई प्रकार काव्य के विविध रूप हुए हैं। प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, आदि बहुत सारे काव्य के विविध रूप रहे हैं, जिनमें इस युग में प्रबंध काव्य को अधिक महत्व दिया गया है। और महाकाव्य का भी निर्माण हुआ है। इनमें साकेत व प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य की श्रेणी से दृष्टि से लिखे गए हैं। मूल रूप में ये खंड काव्य हैं। इसमें खंड काव्य के अंतर्गत किसी एक विशेष घटना को आधार बनाकर रचनाएं लिखी जाती है, उसको खंड काव्य कहा जाता है। और इस काल के महाकाव्य भी कहलाते हैं साकेत और प्रिय प्रवास। इसके अलावा गुप्त जी के साकेत, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ, वध, द्वापर और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये प्रबंध काव्य ही हैं। अगली जो विशेषता है वो है नैतिकता एवं आदर्शवाद। नैतिकता एवं आदर्शवाद। द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी
नैतिकता व आदर्शवाद को अधिक महत्व देते थे और इन दोनों गुणों के पक्षधर भी थे। इन्होंने अपने सरस्वती के माध्यम से भी जो नीतिपरक व आदर्शपरक जो रचनाएं थी उनको ही अपने पत्रिका में छपाया है। एक उदाहरण मिलता है निराला जी की जो जूही की कली जो रचना है जो 1916 में रची गई, उसको इन्होंने अश्लील करार देकर छापने से मना कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि उन्होंने नैतिकता व आदर्शवाद को अधिक महत्व दिया है। नैतिकता के अंतर्गत ईमानदार, देश प्रेम, चरित्रवान आदि गुणों को इन्होंने अधिक महत्व दिया है और इसी के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं इस युग में मिलती है। जैसे प्रिय प्रवास है, इसमें जो राधा का जो स्वरूप है वो लोकहितकारी है। साकेत, जिसमें भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित ये खंड काव्य है। इसमें उर्मिला व कैकेयी का भी वर्णन है, लेकिन मूल रूप से जो भगवान श्री राम के नैतिक और आदर्शवाद से संबंधित जो गुण थे उनकी ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो द्विवेदी युग की जो रचनाएं हैं वे नैतिकता व आदर्शवाद पर आधारित अधिक रही हैं। अगली जो इस युग की विशेषता है वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण पूर्ववर्ती कवियों की तरह ही इन्होंने भी अपने काव्य में प्रकृति चित्रण को अधिक महत्व दिया है। अधिकांशतः कवियों ने प्रबंध काव्यों की रचनाएं अधिक की है, लेकिन कुछ कवि विशेष रूप से श्रीधर पाठक व राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति चित्रण भी स्वाभाविक व आकर्षक ढंग से किया है। प्रिय प्रवास व साकेत में भी कहीं कहीं प्रकृति के चित्रण को महत्व दिया गया है। द्विवेदी युग के प्रकृतिवादी कवि कहे जाने वाले राम नरेश त्रिपाठी जी व श्रीधर पाठक, इन्होंने प्रकृति परक रचनाएं लिखी, जिनमें हम पंक्तियां लेके आए हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की, जिनमें वर्षा ऋतु का वर्णन और वर्षा ऋतु के समय होने वाले सूर्योदय का वर्णन और समुद्र पर उसका प्रभाव दिखाया गया है। आइए उदाहरण देखते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही नभ में वारिदमाला। यहाँ पर संध्याकालीन दृश्य है, सूर्य समुद्र पर छा रहा है और नभ में आकाश में बादलों की श्रृंखलाएं उमड़ रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नीला समुद्र है और ऊपर भी नीला गगन है। घन पर बैठ बीच में बिचरू यही चाहता मन है। और यहाँ त्रिपाठी जी का मन ये चाह रहा है कि इन घन अर्थात बादलों पर बैठ के मैं इनके बीच विचरण करूं, इस मनोरम दृश्य का आनंद लूं। यहाँ पर वर्षा ऋतुकालीन स्थिति का वर्णन है। अगली पंक्तियाँ देखिए। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से अपने मनोभावों को कवि ने व्यक्त किया है। ये पंक्तियाँ भी त्रिपाठी जी की हैं और इसमें वस्तु वर्णन के महत्व को दर्शाया है। अगली
जो इस युग की विशेषता है वो है अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंदु युग में भी बांग्ला व संस्कृत के नाटकों व रचनाओं को अनुदित किया गया। वैसे इस युग में भी अंग्रेजी व बांग्ला के जो प्रमुख रचनाएं थी और जो लोकप्रिय रचनाएं थी उनका हिंदी में अनुवाद किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया और बहुत सारी रचनाएं जिनमें अनुवादित रचनाएं हैं, जिनमें मेघदूत है, संस्कृत के मेघदूत नाटक का हिंदी में अनुवाद किया गया। हर्मिट का अंग्रेजी का एक हर्मिट, ये एक रचना का नाम है। हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया गया और श्रीधर पाठक जी ने हर्मिट का हिंदी में एकांतवासी योगी के नाम से उसका हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ा ग्राम नाम से उन्होंने किया। इसके अलावा द ट्रेवलर का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से किया। इसके अलावा बहुत सारे कवियों ने इस युग में अपनी अपनी अनुदित रचनाएं प्रकाशित करवाई और इस काल में जो अंग्रेजी की जो लोकप्रिय प्रमुख रचनाएं थीं उनको हिंदी में अनुवादित किया और अंग्रेजी के लोकप्रिय उपन्यासों को भी व निबंधों को भी यहाँ पर महत्व दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में भी अनुदित रचनाओं का एक आगार सा रहा। अगली जो द्विवेदी युग की विशेषता है वो है काव्य रूपों की विविधता। द्विवेदी युग में काव्य के विभिन्न रूपों को महत्व दिया गया, जिनमें महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, प्रगीत व मुक्तक काव्य की रचनाएं की गई। जयशंकर प्रसाद व हरिओम ने समस्याओं के रूप में अनेक सुंदर मुक्तक लिखे हैं और इसके अलावा भी इस युग में विभिन्न काव्य के रूपों की विभिन्न प्रकार के कवियों ने, द्विवेदी युग के कवियों ने रचनाएं लिखी, जिनमें प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य आदि की रचना की, जिनमें हम नाम ले सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व द्वापर आदि ये प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इनमें जो घटनाएं हैं वो खंड काव्य की दृष्टि से ली गई हैं। इसके अलावा भी अन्य काव्य के रूपों को इसमें शामिल किया गया, जिनमें बहुत सारी विशेषताएं काव्य की विशेषताओं को दृष्टिगोचर किया गया। अगली जो इस
युग की विशेषता है वो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न प्रकार की भाषाएं, अपभ्रंश है, फिर उसके बाद में हिंदी है, हिंदी के विभिन्न रूप, मैथिली है, अवधी है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा को भारतेंदु काल में भी अधिक महत्व दिया गया। पद के लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था, व गद्य के लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था। पद्य के लिए ब्रज भाषा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती थी, वह गद्य के लिए खड़ी बोली मानी जाती है उस काल में। लेकिन जब 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तो उनके मन में विचार आया, उन्होंने पद्य और गद्य की एकमात्र भाषा को ही काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का निर्णय लिया, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। वे ये चाहते थे कि काव्य भाषा एक ही रहे, चाहे गद्य में लिखा जाए चाहे पद में। और जो द्विवेदी युग से पूर्व विभिन्न प्रकार की भाषाओं में रचनाएं लिखी जाती रही हैं, अवधी, ब्रज भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य रचा गया है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान से साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग अधिक हुआ और उन्होंने समकालीन साहित्यकारों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाओं को वो काट छाट करके छापने लग गए और उसकी वजह से खड़ी बोली का प्रयोग समकालीन साहित्य में अधिक होने लगा, जिसकी वजह से खड़ी बोली एक प्रतिष्ठित काव्य भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। और द्विवेदी युग के साहित्यकारों का योगदान खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का सर्वाधिक माना गया है। आज जो हम हिंदी का स्वरूप देखते हैं वो सबसे पहले द्विवेदी युग के साहित्यकारों को ही इसका श्रेय जाता है। उन्होंने ही काव्य भाषा में खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया। खड़ी बोली में प्रथम रचना, इसको महाकाव्य भी कहा जाता है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित। दूसरा साकेत। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए समकालीन साहित्य में खड़ी बोली की क्रांति आ गई और समकालीन साहित्य में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग होने लगा। इस प्रकार द्विवेदी युग के कुछ मूलभूत देन हैं जिनमें खड़ी बोली के विकास व इतिवृत्तात्मकता व राष्ट्रीयता की भावनाओं को हम ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो विशेषता है वो है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। द्विवेदी युग के साहित्यकार तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, विभिन्न प्रकार की जो रूढ़िगत विचारधारा है उसको नष्ट करने का व उनका विरोध करने का अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने बीड़ा उठाया और तत्कालीन समाज में जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां जैसे छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि, नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। कुछ पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की जिनमें बाल विवाह
की जो बुराइयां हैं उसकी ओर संकेत किया गया। आइए देखते हैं। कौन करे जा नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। यहाँ पर पंक्तियों में दर्शाया गया है कि बाल विधवाओं को देखकर जो कवि है उसका हृदय भी पीड़ित हो गया है, दुखी हो गया है। मैथिली जी की रचनाएं मैथिली जी की पंक्तियाँ देखिए, यशोधरा काव्य खंड काव्य से ली गई हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। इसमें नारी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। अगली जो इनके काव्य की विशेषता है, द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषता है छंदों की विविधता। छंदों की विविधता। द्विवेदी युग में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग भी अधिक रहा है। काव्य में प्राचीन छंदों, द्विवेदी युग के जो काव्य है उसमें प्राचीन छंदों जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलियों के साथ साथ संस्कृत के छंद जैसे वर्णवर्तो, हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल, विक्रीडित, विक्रीडित, तोटक आदि छंदों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। और यहाँ पर प्राचीन छंदों को व संस्कृत के छंदों को, हिंदी के छंदों को, इनका समन्वय स्थापित कर अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। अर्थात द्विवेदी युग में काव्य शास्त्र को भी महत्व दिया गया है और काव्य शास्त्र के अलावा हिंदी को परिष्कृत करने का श्रेय भी द्विवेदी युग के साहित्यकारों को जाता है। अगली जो इस युग की विशेषता है वो है शैली प्रयोग। द्विवेदी युग के साहित्यकारों की जो शैली है वो वर्णनात्मक, चित्रात्मक, विवेचनात्मक व विभिन्न प्रकार की इसमें शैली का प्रयोग मिलता है, जिनमें प्रमुख रूप से इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग है, जो इस काव्य की इस युग की प्रमुख विशेषता भी मानी गई है। द्विवेदी युग का जो योगदान है इन बिंदुओं में आंकना उचित नहीं रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकता है आपके लिए लाभदायक हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।